महासागर में चीन से चल रही जोर आजमाइश के बीच भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए एक नई पनडुब्बी मिल गई है। स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी वागीर को मझगांव डॉकयार्ड ने तैयार कर भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। जल्द ही वागीर भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो जाएगी। भारतीय नौसेना और मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने मंगलवार 20 दिसंबर को बयान जारी कर बताया कि 1 साल से ज़्यादा से चल रहे व्यापक और कठोर परीक्षण के बाद वागीर अब इंडियन नेवी को सौंप दी गई है। एमडीएनएल के सीएमडी वाइस एडमिरल नारायण प्रसाद ने मुंबई में एक कार्यक्रम में नौसेना को की पश्चिमी कमान के अधिकारियों को वागीर से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। एमडीएनएल ने क्या कहा? इस कार्यक्रम के बाद वागीर को नौसेना को सौंप दिया गया है। इस अवसर पर बोलते हुए एमडीएनएल के सीएमडी ने कहा कि वागीर की सुपुर्दी के साथ भारत पनडुब्बी निर्माण में एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभर कर सामने आया है। इस सबमरीन के माध्यम से एमडीएनएल ने भारतीय नौसेना की क्षमता और आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश की है। स्कॉर्पियन क्लास की 4 अन्य पनडुब्बियां आईएनएस कलवरी, खंडेरी, करंज और वेला पहले ही नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो चुकी हैं। इस क्लास की ये 6ठी पनडुब्बी वक्शीर के इन दिनों समुद्री ट्रायल चल रहे हैं और 2000 तक मिलने की उम्मीद है। महासागर में चीन की तरफ से भारत को लगातार चुनौतियां मिल रही हैं। चीन के स्पाइसशिप और युद्धपोत तो लगातार हिंद महासागर में देखे ही जा सकते हैं। साथ ही चीन अपने ओवरसीज बेस भी बना रहा है। श्रीलंका, बर्मा, पाकिस्तान और जिबूती में चीन अपने बंदरगाह और मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है, जिसके कारण चीनी नौसेना के युद्धपोतों की मौजूदगी भी भारत की समुद्री सीमाओं के पास बढ़ गई है। चीनी नौसेना के पास इस समय 75 से 80 पनडुब्बियां हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए भी चीन 8 पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। मौजूदा समय में भारतीय नौसेना के पास 17 पनडुब्बियां हैं, जिनमें 2 परमाणु पनडुब्बी हैं। इनमें से एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी आईएनएस चक्र है, जो भारत ने रूस से लीज पर ली है। प्रोजेक्ट 75 के तहत जिन 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का निर्माण मझगांव डॉकयार्ड में चल रहा है, उसमें से 4 नौसेना की जंगी बेड़े में शामिल हो चुकी हैं। वागीर इस क्लास की 5वीं सबमरीन है। सरकार ने नौसेना के लिए 6 अन्य पनडुब्बियों के लिए मंजूरी दे रखी है। प्रोजेक्ट 75I के तहत एक भारतीय शिपयार्ड को किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर देश में ही इन 6 पनडुब्बियों का निर्माण करना है। हालांकि ये प्रोजेक्ट अभी शुरुआती चरण में ही है और ये तय नहीं हो पाया कि कौन सी विदेशी कंपनी इस प्रोजेक्ट में भारत का साथ देगी। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय नौसेना को पूरे हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कुल 28 पनडुब्बियों की जरूरत है। इनमें से कम 18 कन्वेंशनल सबमरीन होनी चाहिए, यानी किलर सबमरीन, 6 परमाणु संचालित पनडुब्बी और कम से कम 4 परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी एसएसबीएन की जरूरत है। नवंबर के अंत से अब तक के अपने सबसे दुस्साहसी हमले में टीटीपी ने सरकार के साथ अपने कमजोर युद्ध विराम का आह्वान किया। बन्नू काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सेंटर के अंदर हिरासत में लिए गए 33 टीटीपी उग्रवादियों ने अपने पूछताछकर्ताओं पर काबू पाने और कई कानून प्रवर्तन कर्मियों को बंधक बनाने में कामयाबी हासिल की। वीडियो संदेश में उग्रवादियों ने शुरू में अपने लिए अफगानिस्तान जाने के लिए सुरक्षित मार्ग की मांग की। उन्होंने बाद में यह कहने के लिए संशोधित किया कि वे उत्तर या दक्षिण वजीरिस्तान में स्थानांतरित होना चाहते हैं। लगभग 48 घंटे तक चले गतिरोध के बाद अधिकारियों ने सांड को सींग से पकड़ने का फैसला किया और सभी बंदूकों के साथ बंधकों को छुड़ाने के लिए आगे बढ़े। 2 घंटे के ऑपरेशन में साइट पर मौजूद सभी आतंकवादी मारे गए, जबकि कम से कम 3 एसएसजी कमांडो शहीद हो गए। ने अफगान तालिबान के आग्रह पर टीटीपी के साथ बातचीत करना स्वीकार किया, जो कभी देश की रणनीतिक गहराई नीति की आधारशिला थी। ने उग्रवादियों को वह खुलापन प्रदान किया जिसकी उन्हें जरूरत थी। मांगों पर उनकी हठधर्मिता जिससे पाकिस्तान संभवतः स्वीकार नहीं कर सकता था, जैसे कि केपी के साथ फाटा के विलय को उलट देना, यह दर्शाता है कि वे शांति में रुचि नहीं रखते थे। इसके बजाय उन्होंने केपी में घुसपैठ करने और सूबे में स्लीपर सेल को मजबूत करने और पुनर्जीवित करने के लिए सेना के नेतृत्व वाली वार्ता को एक स्मोक किसिंग के रूप में इस्तेमाल किया और कुछ दिनों तक लड़ाई बंद करके वो अपने को एकजुट करते रहे और फिर उसके बाद वो जो है सैन्य बलों पे इकट्ठा होकर हमला करते रहे हैं। आज 2022 के महीने के लिए इंटरनेट स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स उकला द्वारा जारी किया गया, जो नेटवर्क की इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी इंसाइट्स प्रदान करने वाली कंपनी है। उकला के अनुसार नवंबर के महीने में भारत ने 18.26 Mbps औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड दर्ज की, जो अक्टूबर 2022 में 16.50 Mbps से बेहतर है। इसके साथ देश ने अपनी वैश्विक रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार दिखाया है और अब यह 113वें स्थान से 105वें स्थान पर है। अक्टूबर में
हालांकि भारत समग्र औसत फिक्स ब्रॉडबैंड गति के लिए विश्व स्तर पर रैंक में एक स्थान नीचे आ गया है और अब अक्टूबर में 79वें स्थान से 80वें स्थान पर है। फिक्स मीडियन डाउनलोड स्पीड में भारत का प्रदर्शन अक्टूबर में 48.78 से मामूली वृद्धि के साथ नवंबर में 49.09 एमबीपीएस हो गया है। नवंबर स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार कतर वैश्विक औसत मोबाइल गति के चार्ट का नेतृत्व करता है, जबकि सेनेगल विश्व स्तर पर रैंक में 16वां स्थान की छलांग लगाता है। निश्चित ब्रॉडबैंड डाउनलोड गति के लिए चिली शीर्ष स्थान पर बनी हुई है और फिलिस्तीन और भूटान ने वैश्विक स्तर पर रैंक में 14 स्थानों की वृद्धि की है। भारत में अक्टूबर में 5G की जबकि शुरुआत हो गई है। भारत ने मोबाइल और फिक्स ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड में 13 महीनों का उच्च स्तर दर्ज किया है। देश ने उच्चतम औसत मोबाइल डाउनलोड गति दर्ज की थी सितंबर में 13.87 एमबीपीएस से अक्टूबर में 16.50 एमबीपीएस। एयरटेल और जियो दोनों ने अक्टूबर 2022 में भारत में 5G लॉन्च किया। दोनों कंपनियां देश भर में अपने कदम लगातार बढ़ा रही है। एयरटेल 5G प्लस देश भर के लगभग 13 शहरों में उपलब्ध है, जिसमें शिमला नवीनतम सूची में शामिल हुआ है। रिलायंस जियो ट्रू 5G सर्विस अभी बीटा के तहत उपलब्ध है। बीटा 10 से अधिक शहरों में उपलब्ध है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस की नौसेना पूर्वी चीन सागर में चीनी नौसेना के साथ साझा सैन्य अभ्यास करेगी। मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि यह अभ्यास 21 से 27 दिसंबर के बीच होगा। रूसी नौसेना के पैसिफिक फ्लीट के फ्लैगशिप और फ्रिगेट जहाज़ों को हिस्सा लेना है। रूस ने बताया कि चीन जहाज़ों के साथ 2 विध्वंसक भी भेजेगा। इस अभ्यास में कथित तौर पर संयुक्त पनडुब्बी रोधी युद्ध और मिसाइल लॉन्च के लिए प्रशिक्षण शामिल होगा। मंत्रालय ने बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य एशियाई प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। हालांकि चीन ने अभी तक अपनी योजना की घोषणा नहीं की है। दोनों देशों की वायुसेनाओं ने पिछले महीने जापान सागर और पूर्वी चीन सागर सहित अन्य समुद्री क्षेत्रों में संयुक्त हवाई गश्त की थी। पर्यवेक्षकों का कहना है कि उनके बढ़ते सैन्य सहयोग का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका को नियंत्रण में रखना है। दुनिया के तमाम देशों में कोरोना ने फिर पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। दुनिया में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के 36 लाख मामले सामने आए हैं। वहीं इन 7 दिनों में 10,000 लोगों की मौत हुई है। चीन के अलावा अर्जेंटीना, ब्राज़ील और जापान में बहुत तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में बढ़ रहे कोरोना के केसों के चलते भारत सरकार ने भी कोरोना पर एक समीक्षा बैठक बुलाई है। पिछले 7 दिनों में दुनिया भर में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। आलम यह हो गया कि अस्पतालों के बाहर लंबी लाइन लग गई है। मरीजों के लिए बेड नहीं मिल रहे हैं। बड़े स्तर पर स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती दिख रही है। अब चीन में हुए इस कोरोना विस्फोट ने भारत की चिंता भी बढ़ा दी है। पहले भी चीन के बाद ही कोरोना का वायरस दुनिया के दूसरे देशों तक फैला, तो क्या फिर चीन में पैदा हुए इस संकट का असर भारत पर भी दिखने वाला है? भारत को फिर कोरोना विस्फोट के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब एंटी टास्क फोर्स के वरिष्ठ सदस्य कोविड टीकाकरण अभियान के प्रमुख डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने 2 टूक कहा है कि भारत को चीन की स्थिति से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वे कहते हैं कि हम सुन रहे हैं कि चीन में कोरोना वायरस फिर तेजी से पैर पसार रहा है, लेकिन भारत की बात करें तो यहाँ बड़े स्तर पर टीकाकरण किया जा चुका है। एडल्ट पॉपुलेशन में तो ज़्यादातर लोगों को टीका लग चुका है। अनेक एन.के. अरोड़ा ने ये जानकारी भी दी है कि दुनिया में अब तक जितने भी कोरोना के सब वेरिएंट आए हैं, उनके मामले भारत में मिल चुके हैं। ऐसे में सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है, चिंता करने की नहीं, और हमें सिर्फ प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।